पूरी दुनिया में कई जगह आपको ये लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि अगली जो लड़ाई होनी है या जो अगला संकट है वो पीने के पानी को लेकर के है। इस बार तो ठंड में भी पानी की दिक्कत हो गई क्योंकि पीने के पानी के लिए कलायत में यही एक सहारा है। जो इलाका है यहाँ ग्राउंड वाटर है जो वो पीने के लायक नहीं है, वो खारा है और वो कृषि के लायक भी नहीं है। जैसे जैसे पानी यहाँ नीचे जाता जाएगा तो इसको रिफाइंड करना यहाँ की टीम के लिए मुश्किल होता है। अपने डॉक्यूमेंट में फर्जी कागज बना के अपने चहेते ठेकेदारों को इसकी मेंटेनेंस 4 बारी 5 बारी दिखाएंगे और ये स्कैम कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का स्कैम है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी और तौर तरीकों को देखते हुए सरकार को यहाँ 2 से 3 टैंक और बढ़ा देने चाहिए। बहुत बड़ा मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि सरकार की नज़र में ये आ जाए। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। अब पूरी दुनिया में कई जगह आपको ये लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि अगली जो लड़ाई होनी है या जो अगला संकट है वो पीने के पानी को लेकर के है। आज हम कलायत में हैं और इसमें कोई बहुत हाय तौबा तो नहीं है, लेकिन कलायत में हम पेयजल योजना के पास हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये टैंक है। इस तरह के 4 टैंक है यहाँ पे, 2-2 एकड़ के, 2 एक 3 एकड़ का, एक 5 एकड़ का। शहर की आबादी बढ़ रही है। अब इस टैंक में पानी स्टोर किया जाता है। 32 दिन के बाद 8 दिन के लिए नहर चलती है, ये पानी स्टोर होता है। फिर इसको नेचुरल प्रोसेस से इसकी सफाई होती है। फिर एक नए ज़माने में एसटीपी भी लग गया है और फिर पूरे कलायत शहर को पानी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि जब गर्मी का मौसम आ जाए, अब अप्रैल, मई, जून, बारिश के पहले, तो नहर में पानी भी कम हो जाती है और यहाँ स्टोरेज थोड़ा मुश्किल होने लगा है। जैसे अभी आप जो पानी देख रहे हैं, अब 2-4-5 दिन के अंदर दोबारा इसमें पानी आएगा और फिर 1 महीने का स्टॉक इन 5 टैंकरों में हो जाएगा। शुरू में 2 बने थे, शहर की आबादी बढ़ी, फिर एक और बना, 2-2 एकड़ के 2, फिर एक 3 एकड़ का बना, फिर एक 5 एकड़ का बना और अभी भी इस कैंपस में इतनी जगह है कि कम से कम 2-4-5 इस तरह के टैंक और बन सकते हैं। बहरहाल अब समस्या ये है कि गर्मी के समय में लोगों को दिक्कत होने लगी है। इस बार तो ठंड में भी पानी की दिक्कत हो गई क्योंकि पीने के पानी के लिए कलायत में यही एक सहारा है और इसी पानी को फिल्टर कर के, अब तो एसटीपी भी है तो उसके थ्रू, नहीं, डब्ल्यूटीपी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी अलग चीज़ है, डब्ल्यूटीपी, तो उसके थ्रू लोगों को पीने का पानी दिया जाता है। जरा क्या है, हमारे सहयोगी हैं रणवीर जी, कुल मिला के क्या है कहानी यहाँ पे और दिक्कत क्या है? देखिए शशि रंजन जी, जो व्यवस्था है, व्यवस्था में एक दौर तो वो था कि जब लोग कुएं और बावड़ियों से पानी पीते थे, लेकिन समय के साथ साथ आधुनिकीकरण भी हुआ और पानी की जो मांग है और पानी के इस्तेमाल के तरीके वो भी बढ़ गए। तो जो कलायत इलाके की हम बात करें, जब भारत गुलाम था, गुलामी के समय में जिस जगह पे हम खड़े हैं इससे ठीक उस तरफ एक सिरसा ब्रांच नहर खोदी गई। उस समय की हुकूमत का लक्ष्य तकरीबन 164 या 150 साल पुराना, 66 वर्ष पहले जब इसको रनिंग में लेकर आया गया इस नहर को, सिरसा ब्रांच नहर को, तो उस समय इसका लक्ष्य व्यापार करना था। अंग्रेज़ों की हुकूमत का लक्ष्य इस नहर से लकड़ी का व्यापार करना था और वहाँ एक पहरेदारी होती थी कि वहाँ लकड़ी को डाल दिया जाता और जो स्टेशन पर डंप होती थी वहाँ लकड़ी और तैरती हुई अगले स्टेशनों पर पहुँचती थी। लेकिन जैसे ही व्यवस्था में बदलाव आया, जैसे देश आज़ाद हुआ, तो जो नहर का जो इस्तेमाल है वो जिस प्रकार का भारत कृषि प्रधान देश है
उस मकसद से सिंचाई के लिए इसको प्रयोग में लाया जाने लगा कि इसका जो इस्तेमाल है, इस नहर का जो पानी है वो लोगों के प्यासे खेतों की प्यास बुझाए, उसकी सिंचाई से की जाए। लेकिन वो केवल इतना ही सफिशेंट नहीं था। जिस प्रकार इंजीनियर हैं या तकनीकी लोग हैं, उन्होंने ये भी वहाँ विकल्प खोजा कि सिंचाई के साथ साथ जो ये सिरसा ब्रांच नहर है उससे लोगों को पीने का पानी भी मिल सकता है, क्योंकि जो इलाका है यहाँ ग्राउंड वाटर है जो वो पीने के लायक नहीं है, वो खारा है और वो कृषि के लायक भी नहीं है। तो लोग टोटल बेस्ड नहरी पेयजल योजना, नहरों पर वो आधारित रहते हैं। यहाँ नहरों का एक बड़ा बड़ा जाल है, सिरसा ब्रांच नहर है, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, रजवाई हैं, माइनर हैं, एक बहुत बड़ा जाल है। तो उस योजना में सुधार किया गया। तो 21वीं सदी के शुरुआत ही में यहाँ एक योजना लेकर आए कि नहरी पेयजल योजना, जिसको बोला गया कि लोगों को नहर के माध्यम से पानी टैंक में आएगा और टैंक से घर पानी जाएगा, ऐसी योजना बनाई गई। लेकिन वो योजना उसी दौरान ही वो लोगों की क्षमता को पूरा नहीं कर पाई। तो आज के समय में जब ये 18 एकड़ से जो योजना शुरू हुई थी, आज ये 31.39 एकड़ में ये विस्तृत है और ये 12 एकड़ का मटका है, जिससे लोगों को 40 दिन तक अपनी प्यास बुझानी होती है। और उस दौरान कई बार ऐसे हालात भी पैदा होते हैं कि जो पानी है, जो ये टैंक है, वो उसको सकिंग कर जाते हैं, या यहाँ के जो संसाधन है वो बुजुर्ग हो चुके हैं। यहाँ की जो पाइपलाइन है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जो यहाँ का STP है, वहाँ की जो मोटर हैं, वहाँ की तकनीकी सिस्टम है, वो वहाँ आज सुधार की ज़रूरत है। कलाइत शहर के अंदर अगर हम कलाइत अकेले की बात करें शहर की, तो यहाँ 16 वार्डों का ये शहर है और लगभग यहाँ 5000 हाउस होल्ड हैं। और ये शहर भी है, उपमंडल मुख्यालय भी है और ये सीवरेज से भी जुड़ा है। तो उस मायने से लोगों का जो हक है पानी पर, प्रति व्यक्ति 180 लीटर के आसपास उनका हक बनता है। लेकिन जिस प्रकार सिरसा ब्रांच नहर से 32 दिन के बाद पानी मिलता है और कई बार वो समय आगे भी चला जाता है, और जो ये सतह आप देख रहे हैं, जैसे जैसे पानी यहाँ नीचे जाता जाएगा तो इसको रिफाइंड करना यहाँ की टीम के लिए मुश्किल होता है। लास्ट में जो पानी है लोगों को साफ नहीं मिल पाता, या लोग ये शिकायत करके देते हैं दुर्गंध है। तो उस स्थिति में लोग ये मांग करते हैं कि जो ये सिरसा ब्रांच नहर है, जो रनिंग में यहाँ चलती है, कि उसको 32 दिन बाद वहाँ आता है पानी, तो इसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि 200 या 300 क्यूसिक पानी इसमें प्रॉपरली चलता रहे, ताकि उससे टैंक को भी ताज़ा पानी मिले और जो किसान है उसके खेत में भी पानी की समस्या ना आए। क्योंकि जो पानी जिस प्रकार जब आता है तो वो 32 से 40 दिन पर एवरेज चली जाती है। मतलब कुल मिला के जो ये है, इसकी जो पुरानी मशीनरी है उसको बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा टैंक की कैपेसिटी या एडिशनल टैंक और बनाने की ज़रूरत हो शायद, और थोड़ी व्यवस्था में एक थोड़ी अपडेट किया जाए। आप हैं भाई साहब, इधर आ जाइए आप। ये ज़रा एक बार आप समझाएंगे कि जैसे ये आपके 2-2 एकड़ के 2 टैंक है, 3 एकड़ का 1 है, 5 एकड़ का 1 है ना ये टैंक। तो कैसे पानी आता है, कैसे उसको फिल्टर करते हैं और कैसे बूस्टर के थ्रू लोगों के घरों में पहुँचता है? ये सर जैसे आप स्टोरेज टैंक देख रहे हैं, 2 एकड़ में 1 है, 2 एकड़ में 1 है, 3 में 1 है सर, 5 में 1 है। ये 12 एकड़ में ये सिरसा नहर अपने पास, ये सारी लगभग 30 मीटर होगी जी यहाँ से। हाँ, यहाँ से पानी आता है जी, 32 दिन में आता है और 8 दिन या 7 दिन चलती है स्टोरेज करके जी। जैसे अपना हाई लेवल है, नेचुरल फिल्टर है, फिल्टर करके बूस्टर पे चला जाता है सर। बूस्टर पे क्लोरीन होके आगे शहर में जो सप्लाई होती है वो। मतलब जैसे सुबह कितने बजे बूस्टर ऑन कर देते हैं? सुबह यहाँ से तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मोटर चलती है जी। जैसे गर्मी में कैपेसिटी बढ़ जाती है, सर्दी में जैसे शाम को 6 बजे 7 बजे सप्लाई हो जाती है सर। गर्मी में 9, 10, 11, 12 भी बज जाती है। तो गर्मी में जितना पानी आ जाता है नहर से पूरा पानी मिल जाता है, या जैसे कलायत में लोग कहते हैं कि गर्मी में एक दिन बीच करके या पानी का जो सप्लाई है उसका समय थोड़ा कम कर देते हैं मैनेज करने के लिए कि सबको थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, क्या करते हैं आप लोग? जैसे सर नहर का टाइम है 32 दिन का, अगर 32 दिन में आती है तो रेगुलर पब्लिक को पानी मिलता है। कई बार नहर की सफाई होती है सर, 40 दिन भी लग जाते हैं नहर आने में, या 50 दिन में 45 दिन भी लग जाते हैं सर। उस समय थोड़ी दिक्कत आती है तो पब्लिक में हम SDM साहब को नोटिस दे के। आपको ये पता होता है कि इस बार 32 दिन में नहर से पानी नहीं मिलेगा, या कैसे? जैसे मान लीजिए अब पानी ख़त्म होने वाला है ना, अब पानी एकदम नीचे चला गया, पानी ख़त्म होने वाला है, 2-4-5 दिन में अगर नॉर्मल टाइम से मिलेगा तो 2-4 दिन में पानी आपको मिल जाएगा।
तो आप लोगों को सूचना रहती है कि भाई इस बार लेट हो सकता है, नहीं तो पानी ख़त्म हो जाएगा, आपको पता चलेगा नहर से आपको पानी मिला ही नहीं? जी बिल्कुल सर, हमें नोटिस में भी रहता है, हम सूचना भी लेते हैं। जैसे हमारे सिंचाई विभाग के हम यहाँ से संपर्क करते रहते हैं कितने दिन में पानी आएगा। अगर ज़्यादा दिन लग जाते हैं तो सर एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई कर देते हैं। हम एसडीएम साहब को नोटिस देते हैं और पब्लिक में नोटिस देते हैं। हमारे एसडीओ साहब, जेई साहब नोटिस में लिखित में देते हैं और पब्लिक भी कोऑपरेट करती है सर। तो ये व्यवस्था है। अच्छा, एक है इधर मेंटेनेंस को लेकर के रख रखाव को लेकर के आपने एक कंप्लेंट दायर किया जिसकी बहुत चर्चा है। तो जो आपका कंप्लेन है वो कैसे यहाँ उससे जो आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ऑक्शन की जगह पे ठेका की व्यवस्था, क्या वो इसको कैसे अफेक्ट कर रहा है? नमस्कार, सबसे पहले आपके दर्शकों को। कैथल जिले में कम से कम 2025 तक 2019 से लेके 40,000 जो हमने चिन्हित किए कोटेशनें बनाई इन्होंने, 50,000 से लेके और 23 लाख तक की कोटेशन है। और ये स्कैम कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का स्कैम है। तो ये क्या करते हैं, जो एसडीओ एक्शन है अपने चुनिंदा ठेकेदारों को मेंटेनेंस के नाम पे, जैसे ये टैंक आप देख रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस मान लो साल में एक बार या 2 बार करते हैं। तो जितनी बार अब ये क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में फर्जी कागज बना के अपने चहेते ठेकेदारों को इसकी मेंटेनेंस 4 बार 5 बार ही दिखाएंगे। जब इनको साल में काम करना ही है, इसकी मेंटेनेंस देखो, सफाई तो करनी है, तय है वो चीज़ें कि भी आपने 3 महीने में करनी है, 2 महीने में करनी है, तो इसका टेंडर क्यों नहीं लगाते? इसका क्या करते हैं कि फिर कोटेशन पे करवाते हैं। वो 2 बार तो इसकी सफाई करवाएंगे और कागज बनाएंगे उसके 5 बार। तो जैसे सीवरेज का कोई प्रूफ है आपके पास कि जैसे 2 बार का काम हुआ, एक्चुअल में 2 बार काम हुआ और बिल बन गया 5 बार का, ऐसा है या सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं? प्रूफ है, जो मैंने कोटेशनें देखी हैं इनकी। जब एक दिन में आप 635, मान लो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 635 कोटेशन, 2024 में दूसरे महीने में 2000 कोटेशन। अब 2000 कोटेशन का यदि हम लगाएं 50,000 के हिसाब से तो 2 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए। तो एक महीने में इतना क्या सफाई की वो है पूरे कैथल में? तो एक डिवीजन में, सिर्फ एक डिवीजन की बात करो तो ये टेंडर से काम क्यों नहीं कराते? जब सरकार ने बोला कि भी आप टेंडर करवाओ, टेंडर से तो पता नहीं कहाँ का कौन आएगा। और कोटेशन लेने का एक प्रोसेस है, वो प्रॉपर ना प्रोसेस फॉलो किया गया। नोटिस देंगे, ऑनलाइन करेंगे उस कोटेशन को, कुछ ऐसा नहीं किया गया। जब मेरी इंक्वायरी चल रही है और श्री मान पुनिया जी के नेतृत्व में एससी विजिलेंस है, जो विभाग का विजिलेंस है, तो उसमें चली हुई है। उन्होंने भी खुद बोला है, उनको उस दिन जिस दिन मीटिंग थी, कि भी 600 इतनी क्या जल्दी थी कि आपने 3 दिन में 4 दिन में 635 कोटेशन पे काम किया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जो कोटेशन वाला धंधा चल रहा है वो पीने के पानी को लेकर के भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी कई सीवरेज से भी और पीने के पानी, इनसे भी वो मसला जुड़ा हुआ है। सबसे जुड़ा हुआ, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ है विषय। आपका मेन ये है कि जैसे अब मैं आपसे इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि ये सारे जो मसले हैं, पीने का पानी, सीवरेज, ये सब जो है, ये मेंटेनेंस का बड़ा इसमें ज़रूरी एक हिस्सा है ना। अब वो ठेके पे दे दिया गया, उसका ऑनलाइन ऑक्शन नहीं हुआ या जो है, तो उसमें गड़बड़ी की संभावना है। और गड़बड़ी इस रूप में कि जो पब्लिक, जो कि आम लोगों के लिए काम करना है, तो वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ग्राउंड पे नहीं हो रहा। क्योंकि अब ये आप देख सकते हैं, अभी पीछे की बात है, कम से कम हमारे कलायत में 20 से 30 केस काले पीलिए के हैं और 2-3 डेथ भी हो चुकी है काले पीलिए को लेकर। हमारी रिश्तेदारियों में एक मेरा कजन ब्रदर भी गुजरा है काला पीलिया। तो जो सीवरेज का जो वो गंदा पानी आता है, उससे भी काला पीलिया होता है, हाइपेटिस क्या बोलते हैं उसको। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही, प्रॉपर सफाई नहीं। और उसमें हो सकता है प्रशासनिक कोई मिली भगत है, ऐसी आपकी आशंका है ना? मतलब क्या है नहीं है वो तो जांच के बाद होगा। तो अभी तो जांच ही चल रही है ना, तो हम आशंका ही कह सकते हैं। 100% तो नहीं है कि है, लेकिन जो आपने देखा समझा है उसमें आपको इस बात की आशंका है और विभागीय कार्रवाई इस पे या जांच चल रही है और आप भी हैं उस जांच में शामिल। पर मेरी आपसे, आपके चैनल से माध्यम से श्री गंगवा जी से एक अपील है कि इस मामले की, जो ये कोटेशन का मामला चला हुआ है 200-250, और उनके पास आई से अधिक संपत्ति के मैंने प्रूफ भी दिए हैं उनको कि भी इनके पास प्रॉपर्टीज ये है, तो उसकी विजिलेंस की जो एसीबी है हमारी, उनसे गंगाराम पुनिया जी के नेतृत्व में जांच करवाई जाए। ठीक है, तो मैं इनसे इसलिए भी बात कर रहा था कि चूँकि मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और कलायत में एक मसला ये चला हुआ है कोटेशन और टेंडर और ठेके वाली,
तो चूँकि ये काम भी उससे कई मामले में जुड़ा हुआ है, तो हमने सोचा कि ये मसला भी समझना चाहिए। और रणवीर गंगवा साहब के पास ये डिपार्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि वो इसका संज्ञान ले चुके होंगे या इस पे कार्रवाई कर भी रहे होंगे। ये आप बता रहे थे कि पानी पीने को लेकर के घर में कई दिक्कतें आ रही हैं। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ सीवरेज की है। जो यहाँ एसटीपी बना हुआ है उसमें कैपेसिटी बहुत कम है स्टोरेज की, जो सीवरेज का गंदा पानी होता है उसके, तो उसमें कभी कभी ओवरफ्लो भी हो जाता है। और आसपास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसमें भी वो एक अलग मसला है। मैं सिर्फ अभी पीने के पानी पे बात कर रहा हूँ, उसको उसमें मिक्सअप ना करें। ट्रीटमेंट प्लांट से बैक हो गया वो पानी लोगों के घर में जाता है सीवरेज का। तो कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि घर में किसी की शादी है और वो सीवरेज का पानी आ रहा है, तो बहुत तंगी होती है उन लोगों को। पीने के पानी को भी वो अफेक्ट करता है ये मसला। जी, मेरे पास कंप्लेंट्स आती रहती है व्हाट्सएप पे, बहुत लोग डालते हैं टूंटियों में गंदा पानी आ रहा है, काला सीवरेज का बदबूदार पानी आता है, तो उससे लोगों में बीमारियां भी फैल रही है। अब ये कई जगह कंप्लेन मिलता है, यहाँ बूस्टर से जो पानी जाता है उसमें बहुत ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, 19-20 क्लोरीन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या सफाई थोड़ी कम ज़्यादा हो गया, लेकिन उससे पानी में बदबू नहीं आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये समझना चाहिए, हर बार हम सिर्फ सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, है ना, एसडीओ, फलाना, एक्सचेंज, मुर्दाबाद करते रहे, तो उसके लिए आधे से ज़्यादा जिम्मेदार हम भी हैं। मैं तो देखिए कड़वी बात करता हूँ, हम अपने घरों में लगा लेते हैं पंप। अब आप कहेंगे कि बिना पंप लगाए पानी नहीं आता है। आप जब पंप लगाते हैं, कहीं कोई पाइपलाइन में लीकेज हो गया पानी वाले में, और वो अगर ड्रेन के बगल से गुजर रहा है, सीवरेज के बगल से गुजर रहा है, तो प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो गंदा पानी उठाता है। मोटर तो चलाया आपने और पूरे मोहल्ले में गंदा पानी चला गया। इस बात को भी समझिए। और सीवरेज को भी लेकर के लोग रोना रोते हैं कि सीवरेज ये है वो है। आप जरा अपने सब लोग आज एक काम कीजिएगा, आज ये देख करके मुझे बताइए कि आपने अपने घर से कितने पॉलीथीन उस सीवरेज में डाला है। ज़रा बैठिए सब लोग, मियाँ बीवी बाल बच्चा सब बैठ जाइए एक साथ, और ज़रा कैलकुलेट करके बताइए कि आज कितना कचरा आपने घर के आगे अपनी नाली में डाला है। डालेंगे हम, और उम्मीद करेंगे कि चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री आके आपके घर के सामने वाला सीवरेज साफ करे। ज़रा अपने में भी थोड़ा झांकने की कोशिश की। आधी समस्याएं हम खुद करते हैं। कुल मिलाकर के कलायत में हम हैं। जो नहर जिसका जिक्र हमारे सहयोगी रणवीर दानिया कर रहे थे, वो 166 साल पुराना, 150 साल से भी पुराना नहर है। ये ज़रूर है कि शहर में आबादी बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, और जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो बताते हैं हर साल 250 से 300 नए कनेक्शन देने पड़ते हैं। कनेक्शन लीगल तो 250-300 होंगे, और हम और आप क्या करेंगे, अपने घर में एक कनेक्शन लेंगे और उससे 75 नया कनेक्शन बना लेंगे। तो बहरहाल, तो पहले 2 टैंक थे यहाँ पे, फिर 3 हुए, फिर 4 टैंक हो गए। 2-2 एकड़ के 2, 3 एकड़ का 1, फिर 5 एकड़ का 1। इस कैंपस में जगह पर्याप्त है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी और तौर तरीकों को देखते हुए सरकार को यहाँ 2 से 3 टैंक और बढ़ा देने चाहिए। आने वाले 20, 25, 30 सालों की प्लानिंग करते हुए कम से कम 3 टैंकर 5-5 एकड़ के बढ़ा दें। ज़मीन पर्याप्त है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो अभी सिर्फ एक नहर पर डिपेंडेंट है, 32 दिन में वो नहर चलती है, 7 या 8 दिन के लिए पानी मिलता है, फिर पानी स्टॉक होता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके बूस्टर के थ्रू लोगों के घरों में भेजा जाता है। इसका एक परियोजना जो सरकार के भी संज्ञान में शायद है, भाखड़ा से भी यहाँ पानी लाने की कोशिश की जाए। वो लगभग मतलब सरकार, उसके लिए बजट भी अलॉट हुआ है, उसको जितना जल्दी कर दे सरकार उतना बेहतर है। ये 2-3 जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हो जाए। और तीसरा कि यहाँ पे जो बूस्टर या जो पंप लगे हैं वो कुछ उसमें से बहुत पुराने हो चुके हैं। तो जैसे आपको पता है कि अभी सरकार में जब बजट पेश हुआ तो साउथ हरियाणा में नहरों में जो पानी लिफ्ट करके डाला जाता है, तकरीबन 47 हैं पंप, हैवी ड्यूटी के पंप हैं। उसमें 40 पहले बदल दिए गए थे, 7 बचे हुए थे। इस बार बजट में प्रावधान किया गया, वो 7 भी अब नए पंप वहाँ पे लग रहे हैं।
तो साउथ हरियाणा की नहरों में टेल तक पानी जाने की व्यवस्था उससे हो जाएगी। पहले वो मोटरें कमज़ोर पुरानी हो गई थी तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई थी। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जो कुछ मशीनरीज़ हैं, पंप हैं, बूस्टर से जो कुछ पुराने हो गए हैं, रख रखाव बेहतर कर दिया जाए और हो सके तो अगर नए लगा दिया जाए तो शायद कलायत में जो पानी को लेकर के कई बार प्रदर्शन और लोगों में नाराज़गी रहती है वो हो जाए। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि सरकार की नज़र में ये आ जाए और मुझे लगता है कि शायद सरकार के संज्ञान में भी ये बात हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और मसला, वो मसले हम उठाते हैं जिनसे सीधा आपका सरोकार है। हमारा काम तो बस आपकी बात सरकार तक पहुंचा देना है। शुक्रिया, नमस्कार।